हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई एम मुजैफर अकरम। आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्म एंड डी फार्म का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसे लॉ एंड एथिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर लॉ एंड एथिक्स किसे कहते हैं। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है हमारा, इसका मतलब होता है कि जो हमारी फार्मेसी है उसके लॉ एंड रेगुलेशन की स्टडी करना फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। मींस फार्मेसी के जो लॉ एंड रेगुलेशन है उसकी स्टडी करना एंड फार्मेसी प्रैक्टिस की स्टडी करना, जो हमारे अदर ड्रग है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी स्टडी करना, दैट इज नोन एज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर हम बात करें कि डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो हम लिख सकते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिसेस एंड अदर ड्रग्स। तो हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसका सब्जेक्ट का ही नाम है। अब हम बात करते हैं बी फार्म फिफ्थ सेम के फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सबसे पहले जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये हमारा, इसके रूल्स कब आए, ये हमारा पास कब हुआ, इसकी बात करेंगे। तो जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये पास हुआ था 10 अप्रैल 1940। पास तो 10 अप्रैल 1940 में हो गया था और जो इसके रूल्स थे वो आए थे हमारे 21 दिसंबर 1945। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये हमारा क्यों आया था। ये हमारा आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। क्या मेंटेन कर रहे हैं? इंपोर्ट को मेंटेन एंड रेगुलेट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक हमारा फॉरेन कंट्री से हम इंडिया में उसे मंगा रहे हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं इंपोर्ट। तो जो हमारा एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये रेगुलेट एंड मेंटेन करता है, इंपोर्ट को मेंटेन करता है, मैन्युफैक्चर को मेंटेन करता है कि जो भी हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक बना रहे हैं उसको कैसे बनाना है, कौन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट को हमारा ये मेंटेन करने का काम करता है एंड सेल को मेंटेन एंड रेगुलेट करता है। अगर हम बात करें कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है हमारा, दिस एक्ट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड रेगुलेट सेल, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो हम नेक्स्ट है हमारा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वेरीफाई भी करता है कि जो पर्सन ड्रग को इंपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और सेल कर रहा है वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। क्वालिफाइड पर्सन होने के साथ साथ पर्सन के पास लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए। जब पर्सन क्वालिफाई होगा, लाइसेंस अवेलेबल होगा, तभी वो ड्रग को बना सकता है, सेल कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और इंपोर्ट करवा सकता है। तो हमने बात करी कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं और फर्स्ट यूनिट की हम बात कर रहे थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कि हमने बात करी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा कब आया था, रूल्स इसके कब आए थे हमारे और ये एक्ट क्यों पास हुआ था। अगर हम बात करें 1940 से पहले, 1940 से पहले जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो एक्ट है ये पास नहीं हुआ था। तो इससे पहले जो अनक्वालिफाइड पर्सन होते हैं जिसे ड्रग की, कॉस्मेटिक की कोई नॉलेज नहीं होती है, वो ड्रग को मैन्युफैक्चर भी कर रहे थे, सेल भी कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट भी करवाए थे, जिससे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा डिसीजेस हो रही थी, बहुत लोगों की, पेशेंट की डेथ हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए देखा गवर्नमेंट ने कि पेशेंट की बहुत ज्यादा डेथ हो रही है और डिसीजेस बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है हमारे में। क्यों डेवलप हो रही है, उन्होंने पूरा एनालिसिस करवाया, चेक करवाया, तो पता चला कि जो डिसीज एंड डेथ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है वो ड्रग को बना रहा है, सेल कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए 1940 में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। जब हमारा 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ जाता है, उसके बाद जो क्वालिफाइड पर्सन होगा, जो एलिजिबल होगा एंड जिसके पास लाइसेंस होगा, वही ड्रग को हमारा मैन्युफैक्चर कर सकता है, सेल कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, जिससे जो डिसीज होती है, डिसीज भी हमारी इनिबिट हो गई, रुक गई, कम होने लगी, क्योंकि अब पर्सन जो नॉलेज वाला है वही मेडिसिन को बनाता है हमारा, वही सेल कर रहा है। इससे जो डेथ का है उसकी वो भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि जो पर्सन है जिसके पास लाइसेंस अवेलेबल होता है, नॉलेज होती है, वही ड्रग को हमारा सेल एंड मैन्युफैक्चर करता है। तो अब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला हमारे यही ऑब्जेक्टिव है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हमारा 1940 में आ गया, 1945 में इसके रूल्स आ गए, तो ये कंट्रोल करने लगा, इंपोर्ट को कंट्रोल करता है, मैन्युफैक्चर को इंपोर्ट करता है,
डिस्ट्रीब्यूशन को इंपोर्ट करता है एंड सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक को इंपोर्ट करता है। सिंपल सी बात है, कैसे ये इंपोर्ट कर रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे सेल कर रहा है। मीन जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ गया तो उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। मीन जो क्वालिफाइड पर्सन होगा और जिसके पास लाइसेंस होगा वही हमारा मैन्युफैक्चर कर सकता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक को एंड सेल मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट है हमारा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वेरीफाई करता है कि जो भी ड्रग या कॉस्मेटिक हमारी बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए। सब स्टैंडर्ड को अवॉइड करा जाता है जब से हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। जब हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं आया था 1940 से पहले, तो जो मेडिसिन बनती है ज्यादातर सब स्टैंडर्ड ही बनाई जाती थी और पर्सन की काफी डेथ होती थी, क्योंकि पर्सन को जो बना रहा है मेडिसिन उसे नॉलेज नहीं थी मेडिसिन बनाने की और वो पैसे कमाना चाहता था, अपना मुनाफा देखता था, तो इसीलिए वो सब स्टैंडर्ड ही ड्रग बनाया करता था। लेकिन जब हमारा 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ गया, उसके बाद पर्सन हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग मैन्युफैक्चर करने लगे और सेल करने लगते। ये कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है। अब नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने बात कर ली कि हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग बनाते हैं, सब स्टैंडर्ड को अवॉइड करा जा रहा है। अब ये भी वेरीफाई करते हैं कि जो हमारे इंडिया में कोई सी भी ड्रग और कॉस्मेटिक हमारी बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड ही मैन्युफैक्चर ड्रग को होना है। अगर सब स्टैंडर्ड ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है तो गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देती है सेल करने की। नेक्स्ट है हमारा, ये कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ गया तो इसने एस्टेब्लिश करा, डीटीएवी इसने एस्टेब्लिश करा एंड डीसीसी एस्टेब्लिश करा। अब जो डीटीएवी है इसका मतलब होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। मींस एक बोर्ड बनाया गया जो ड्रग को हमारा एडवाइस देता है, टेक्निकल करता है, जिसे हम डीटीएवी बोलते हैं। तो जब हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ गया तब हमारा डीटीएवी एस्टेब्लिश हुआ था। और जो हमारा डीसीसी, ये भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आने के बाद एस्टेब्लिश हुआ था। डीसीसी का मतलब होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। मींस हमारी ड्रग की एक कंसल्टेशन की कमेटी बनाई जाती है कि जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है तो कमेटी में डिस्कस होता है कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके यूजेज हैं, सारा कुछ डिटेल में हमारे ड्रग के बारे में और कॉस्मेटिक के बारे में इसमें डीसीसी में बताया जाता है। डीटीएवी एंड डीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। जब एस्टेब्लिश हो गई उसके बाद हमारा जो ड्रग है और कॉस्मेटिक है उसका मिसयूज होना कम हो गया। तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करा बी फार्म एंड डी फार्म का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जिसे लॉ एंड एथिक्स भी बोलते हैं। अब जो हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, बात कर ली हमने कि फार्मेसी के कानून की स्टडी करना कहते हैं। तो हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। हमने बात कर ली कि ये हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था और ये क्यों हमारा एस्टेब्लिश हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के फर्स्ट यूनिट के। बाकी थैंक यू।